नमस्कार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि एनआईटी रायपुर दीक्षांत समारोह की शुरुआत हुई और जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी वहां पर मौजूद रहे, साथ ही राज्यपाल भी वहां मौजूद थे। समारोह की मुख्य अतिथि हमारे देश की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय श्री रामेन डेका जी, अध्यक्ष एनआईटी रायपुर, निदेशक एनआईटी रायपुर, शासी निकाय एवं सीनेट के सदस्यगण, अध्यापकगण, पालकगण, सभी विशिष्टजन एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज का यह दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इस मंच पर उपस्थित होकर मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी आज एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई। कल वे आईआईटी भिलाई और आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। हम सब माननीय राष्ट्रपति जी के आभारी हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं और नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 दिनों का बहुमूल्य समय इस प्रदेश को दिया है। आज की इस अवसर पर जो छात्र छात्राएं ग्रेजुएट हो रहे हैं उन सभी को मैं बधाई देता हूं। आज का यह दिन आपके लिए केवल डिग्री हासिल करने का दिन नहीं है, बल्कि आज से आप देश और समाज के लिए अपने ज्ञान और कौशल के साथ अपना योगदान देने के लिए भी तैयार हैं। एनआईटी रायपुर जैसे उत्कृष्ट संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंजीनियरिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि यह समस्या के समाधान का विज्ञान भी है। आज आप समाज की नई चुनौतियों को हल करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की बड़ी आबादी गांव और जंगलों में निवास करती है। यह आबादी आज भी कई तरह के अभावों का सामना कर रही है। सुविधा और संपन्नता की दृष्टि से पीछे रह गए इन लोगों के जीवन में आपका ज्ञान और कौशल बदलाव ला सकता है। यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में भी आपका ज्ञान और कौशल राज्य के लिए बहुत उपयोगी होगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी के अनुरूप हम सभी लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है। यह संकल्प आप लोगों के योगदान के बिना पूरा नहीं हो सकता। हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम लोग भी इसमें बड़े बूस्ट की तैयारी कर रहे हैं। देश और प्रदेश को आप जैसी युवा प्रतिभाओं से बहुत उम्मीदें हैं। आज प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। यह नीति छात्र छात्राओं में ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर देती है। हमारी आने वाली पीढ़ी तकनीकी रूप से कुशल और उद्यमिता से भरपूर पीढ़ी होगी। प्रदेश के 160 आईटीआई का भी हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल, हवाई और संचार नेटवर्क का विस्तार बहुत तेजी से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारे पास युवाओं की बहुत बड़ी टीम होगी जो इस प्रदेश को अपने ज्ञान, कल्पनाशीलता और प्रतिभा से विकास की नई ऊंचाइयों पर स्थापित करने में सक्षम होगी। आज के इस दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएट हो रहे छात्र छात्राओं को फिर से मैं एक बार बधाई देता हूं। सभी अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदया का पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
धन्यवाद सर. Now I request the guest of honor of the function, Honorable Governor of Chhattisgarh, Shri Raman Dekha ji, to kindly. तो अभी अब आपने सुना एनआईटी रायपुर का दीक्षांत समारोह में, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने जो है अपने संबोधन से जो है वहां मौजूद सभी जो लोग हैं और साथ ही साथ मेहमान को जो है संबोधित किया, और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल भी जो है मंच पर मौजूद थे। और आपको सीधे लिए चलते हैं एनआईटी रायपुर, जहां पर दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सभा को संबोधित किया है। आपको सुनाते क्या कुछ कहा। समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय श्री तोखन साहू जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एनआईटी रायपुर डॉक्टर सुरेश डाबरे जी, निर्देशक डॉक्टर एन.बी. रमणा राव जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा करके दूसरे चरण में प्रवेश किया है। इस उपलब्धि पर मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर विशिष्ट मान्यता प्राप्त की है। पदक विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों की सफलता में परिवार के प्रोत्साहन तथा प्राध्यापकों के मार्गदर्शन की निर्णायक भूमिका होती है। मैं सभी विद्यार्थियों के परिवारजनों तथा प्राध्यापकों को भी बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, टेक्नोलॉजी का विकास विज्ञान पर निर्भर होता है। इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के बारे में मैं जानकारी बनाए रखना आप सबके लिए सहायक सिद्ध होगा। हाल ही में घोषित किए गए वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कार्यों पर 2 वैज्ञानिकों को फिजिक्स के लिए तथा कुल 4 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के लिए चुना गया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से लेकर माइक्रो आरएनए के अन्वेषण तथा प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रिडिक्शन तथा एनआई के उद्योग पर आधारित ऐसे कार्य साइंस और टेक्नोलॉजी की परंपरागत सीमाओं के ऊपर उठकर ही किया जा सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में किए गए इन कार्य से अनेक असाध्य बीमारियों के रोकथाम और इलाज के रास्ते खुलेंगे। यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मनुष्यों के शारीरिक परिश्रमों को महीनों द्वारा सहायता और विस्तार प्राप्त हुआ, वैसे ही एआई रिवॉल्यूशन से मानसिक क्षेत्र के बड़े बदलाव आएंगे। पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य है। एआई का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा अन्य कई क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ेगा। इंडिया एआई मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित दिया जा रहा है। एआई से जुड़े अनेक क्षेत्रों में हमारे युवा इंजीनियर्स के लिए विकास के नए रास्ता खुलेंगे। हेल्थ केयर के क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इंटरडिसिप्लिनरी सहयोग के लिए सक्रिय रहना चाहिए। इसी वर्ष अप्रैल में मुझे टाटा मेमोरियल सेंटर तथा आईआईटी बॉम्बे द्वारा कैंसर के उपचार के लिए देश में विकसित की गई पहली जेनी थेरापी का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। कार टी सेल नामक ये उपचार
विदेशों में विकसित किए गए ऐसे उपचारों की अपेक्षा बहुत कम खर्च में मरीजों के लिए उपलब्ध हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा इस बार का छत्तीसगढ़ प्रवास यहाँ के विद्यार्थियों को समर्पित है। मैं चाहूंगी कि IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के उदाहरण से प्रेरणा लेकर NIT रायपुर के विद्यार्थी और प्राध्यापक, एम्स रायपुर, IIT भिलाई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के साथ सहयोग की संभावनाओं को समझे और उन्हें कार्यरूप प्रदान करें। पारस्परिक सहयोग का मेरा ये संदेश मेरी इस बार के प्रवास से जुड़े यहाँ के अन्य तीनों संस्थाओं के लिए भी है। ऐसा सहयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाना चाहिए। स्थानीय शुरुआत को राष्ट्रीय एवं वैश्विक विस्तार दिया जा सकता है। स्थानीय समस्या का कम खर्चों पर समाधान विकसित करना सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों और विद्यार्थियों और प्राध्यापकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर का होना चाहिए। साथ ही आपके प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का लाभ स्थानीय जनता को भी मिलना चाहिए। थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, ये नीति कुछ बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा अपनाई जाती है। ये सोच भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के लिए और भी अधिक प्रासंगिक है। प्रिय विद्यार्थियों, डिजिटल इंक्लूजन के क्षेत्र में हमारे देश की सफलता ने पूरे विश्व समुदाय को आश्चर्यचकित कर दिया है। हमारे देश में ऐसे अन्य उदाहरण प्रस्तुत करने की संभावनाएं और क्षमताएं विद्यमान है। NIT रायपुर जैसे अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थान एवं आप सब युवा विद्यार्थियों में ये उत्साह होना चाहिए कि ऐसे संभावनाओं को समझें और उन्हें कार्यरूप प्रदान करें। अपने योगदान का दायरा आप जितना अधिक विस्तृत करेंगे उतना ही अधिक आपका व्यक्तिगत विकास होगा। बड़ी सोच बड़ी आकांक्षाओं को जन्म देती है। बड़ी आकांक्षाएं ही प्रभावशाली यथार्थ का रूप लेती है। कार्य जगत में प्रवेश करने की इस अवसर पर आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करने हैं तथा अपनी जीवन मूल्य निर्धारित करने हैं। क्या आप केवल अपने व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है NIT रायपुर का दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने संबोधन में वहां मौजूद विद्यार्थियों को संबोधित कर रही हैं और उन्होंने कई मुद्दों को जो है खासतौर पर यहां पर उठाया। अत्याधुनिक वैज्ञानिक क्षेत्र में किस तरीके से तब्दीली की जा रही है और किस तरीके से AI मॉड्यूल को जो है स्थापित किया जा रहा है और आने वाले समय में फ्यूचर को अगर देखते हुए बात की जाए, विद्यार्थी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से AI मॉड्यूल यहाँ पर जो है बेहतरी के तरफ जो है साबित होगा और जो है यहाँ संबोधन में उन्होंने जिक्र किया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बेमेतरा के गांव पथरा में ग्रामीणों ने एथेनॉल प्लांट को लेकर मोर्चा खोल दिया है और फैक्ट्री को बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीण घंटों तक कलेक्ट्रेट के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि एथेनॉल प्लांट को लेकर 33 दिनों से ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामीण पदयात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर को अवगत कराया कि फैक्ट्री का अवैध तरीके से जो है निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर तालाबंदी की मांग ग्रामीणों ने की। तीसरा है, मैं ग्राम बसनी का हूँ। हम लोग 33 दिनों से एथेनॉल प्लांट के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय से 1 हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि लॉफुल कोई कागज मेरे को आप दीजिए, मैं प्लांट बंद करूंगा। तो हमने सूचना के अधिकार में SDM कार्यालय से कागज निकाला है। उसमें सन 2022 में पुराने सरकार ने
यहाँ दुर्गेश वर्मा नाम के एक एसडीएम को यहाँ बैठाया था प्लांट को लगाने के लिए, और उसने बिना ग्राम पंचायत के एनओसी के प्लांट को डायवर्सन किया कृषि भूमि से औद्योगिक भूमि में। और टाउन कंट्री प्लानिंग का भी रिपोर्ट का कागज आज मैंने दिया है कलेक्टर साहब को। उसमें लिखा है कि ग्राम पथर्रा निवेश क्षेत्र में स्थित नहीं है, निवेश क्षेत्र में शामिल नहीं है, मतलब ग्रीन लैंड है। ग्रीन लैंड के जमीन में उन्होंने कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि बना दिया। और उन्होंने अपने ऑर्डर शीट में 18/4/22 को ऑर्डर शीट में लिखा कि कोई दावा आपत्ति इसमें नहीं मिला, और जबकि वो तनु छत्तीसगढ़ पेपर में 19/4/22 को छपा है। मतलब पूरी तरीके से फॉर्जरी 420 का मामला है। गलत तरीके से उन्होंने इसको कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में बदला है, और कृषि भूमि में बना हुआ प्लांट अवैध है। और इसलिए हम कलेक्टर साहब को बोल रहे हैं कि प्रथम दृष्टया मामला तालाबंदी का है, तालाबंद होना चाहिए। आप जांच करिए और उसको निर्णय को खारिज करिए, लेकिन जब तक निर्णय हो तब तक तालाबंद होना चाहिए। इसी मांग के कारण आज हम लोग आए हैं और यहाँ धरने पे बैठे हैं। यदि आपकी मांग अधिकारी नहीं सुन पा रहे तो आगे की जो रणनीति रहेगी क्या रहेगी? आगे मामले को हम चीफ सेक्रेटरी को भी ये कागज भेज रहे हैं, उनसे भी पूर्व में बात हुई है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला था कि एक बार अनुमति मिल गई तो उसके लिए आप कागज लाइए, तो हमने गलत कागज, जो जैसे उसने गलत काम किया वो कागज हम भेज रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को। उनसे भी हम मांग करेंगे, ओपी चौधरी जी से मांग करेंगे, जितने भी हमारे जो नए सरकार में। और सबसे बड़ी बात है, ये जब पुराने सरकार के पाप को आप मुक्ति नहीं दिला सकते तो किस बात की सरकार, किस बात का लोकतंत्र? क्षेत्रीय विधायक, स्थानीय नेता का क्या योगदान आप लोगों को? क्षेत्रीय विधायक ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम गांव-गांव में खुलने वाले प्लांट को बंद कराएंगे। वो धरने के पहले दिन हमारे साथ धरने में बैठे थे, लेकिन उसके बाद अभी उनका कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या लगता है आपको, लगातार आप लोगों के विरोध करने के बाद भी जो फैक्ट्री है वो फल फूल रहा है? फैक्ट्री को गलत तरीके से पुराने सरकार ने अनुमति दिया था, और हम लोग सड़क का, कोर्ट का, कार्यपालिका, न्यायपालिका हर जगह लड़ाई लड़ेंगे। बहुत जल्दी विष्णुदेव साय जी के पास भी जाएंगे। हमने 2 माह पहले सभी को अपना कागज दिया था। राज्यपाल महोदय को भी हमने समय मांगा है कि किसानों के ऊपर ऐसा अन्याय हो रहा है। पुराने सरकार ने किसानों के मदद के बहाने उनको गांव से बेघर करने का षड्यंत्र किया था, और आज 9 महीने से विष्णुदेव सरकार उस षड्यंत्र में कुछ भी नहीं कर रही है। मोर नाम गायत्री जोगी है, मैं ग्राम पथर्रा के। का मांगला लेके कलेक्ट्रेट में बैठे हो, कतका देर के बैठे और का समस्या हो तेला गुहार लगा है, अभी तक अधिकारी मन सुने नहीं सुने? हमार गांव में कंपनी बनत फैक्ट्री, ओकर विरोध में बैठे हैं। और हमारे मेरे बैठे 2 घंटा हो गए, शायद 2 घंटा से ज़्यादा भी हो गए होही। और बोला हमन मांग करत हन कि जब तक तुहर मन के खोजबीन पूरा नहीं होते तब तक फैक्ट्री में ताला लगा के रखो, ओकर काम बंद होना चाहिए। जब तोर निर्णय आई वो दिन ओकर काम चालू कर या बंद कर, चाहे 2 महीना में आवे चाहे 2 साल में आवे, हमारा कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ओकर काम अभी तक रुकना चाहिए। का नुकसान हुई फैक्ट्री साहब? फैक्ट्री से हमार खेती बाड़ी में नुकसान हुई। और भैंसा के फैक्ट्री हमन देखा था वहाँ बहुत बदबू आवा थे। वहाँ गाँव निवासी मन मतलब रहे में बहुत परेशानी दिक्कत जाते, वही दिक्कत हम मतलब वही परेशानी हवा हमल। और जबकि वो हमारे गांव से एकदम पास में लगे हुए गए, हमारे गांव के ना पास में ही बना थे, एकदम नजदीक में 1 किलोमीटर के अंतर्गत बना थे। वो ज्यादा परेशानी हमें। कतक दिन हो गया आप अपन मांग लेके अधिक सरकार से गुहार लगाते? ओकर से गुहार लगावा तो 2021 से लगावा था, लेकिन अभी ना 1 महीना और 3 दिन मतलब 33 दिन हो गया अपन गांव धरना प्रदर्शन में हम शांति रूप से बैठे हैं। और ओकर बावजूद से कोई भी हमारा शासन प्रशासन से कोई मतलब जवाब नहीं मिली छे। तो आज हमन कुछ भी जो हमारे भैया मन हवे ना अगुवाई करत हो मन ओकर पहे में खोजबीज करे हवे, मतलब पहे प्रस्ताव बनाए। क्षेत्रीय नेता के का सहयोग मिला था आपला, अधिकारी मन के का सहयोग मिला? कोई सहयोग नहीं है भैया, वही सहयोग तो मांगे ला है हमन। हमारा सहयोग मिलती तो मेरा एक जरूरत है का रही समझ ला। कलेक्टर ऑफिस के सामने में ये घेर के बैठा रहे हम ही में रोड में बैठे हैं भैया। कहाँ कलेक्टर ऐसे कलेक्टर है बात करके कि वो बोला थे कि हमन अभी तुरंत तो ताला नहीं लगा सका नहीं सके, लेकिन हमन जो कागज दे हन वाला ना वाला पढ़ के अभी ताला लगा सकते। इतना हिम्मत है वो कागज अभी हमन वो ले हन थे में। तो हमरो मन के मांग है कि अभी के अभी ताला बंद होना चाहिए, फैक्ट्री में ओकर काम बंद होना चाहिए। मतलब पूरा तो नहीं कर सके बंद, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ओकर काम रुकना चाहिए, ये हमारे मन के मांग है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नया रायपुर में पुरखोती मुक्तांगन के स्थानीय आदिवासियों के साथ बातचीत की। अभी कितने बार मिला है जो 1000 रुपया? पहली बार मिलेगा। 8वां किस्त है। 8वां किस्त है। आज के साथ 9वां किस्त हो जाएगा। अच्छा, हर महीने क्या क्या करते हैं? हर महीना उसमें तो उस समय मैं कुछ खरीदी, 2 साड़ी भी खरीदी हूँ अपना मर्जी से। और मैं ना एक लड़की है जिसका कोई नहीं है, पढ़ाई के लिए जब उनको पेपर का जरूरत था, उनको मैं ना 2 महीने का पैसा खर्च करके उनको ना 12वीं क्लास में के लिए पैसा भी दी हूँ। उनके माता पिता जी बहुत गरीब है। बाल बच्चे कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। बच्चों के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं कि अपना साड़ी ही खरीदते हैं? नहीं, बच्चे लोगों के लिए ना पढ़ाई में ट्यूशन का जरूरत पड़ता है, उनको दी हूँ। और मेरे बच्चे को ना सब्र नाश्ता का बहुत दिक्कत जाता है, क्योंकि हम कभी बना नहीं सकते हैं। तो पैसा, मम्मी हमको पैसा दो, क्योंकि नाश्ता बासी खाना खिला के भेजते हो, इसीलिए कोई पैसा का जरूरत पड़ता है। तो मैं कभी कभी उस पैसा से राशन भी लाए रहती हूँ, जैसे जरूरत पड़ता है। ऐसे तो कमाते हैं, कितनी कमाने, हम महिला लोगों को कितनी पैसा होने, जितनी राशन के लिए बहुत जरूरत पड़ता है, इसीलिए। और कभी कोई पैसा निकाल, जैसे खाना वगैरह बासी खाना रहे तो फ्राई मार देती हूँ, या कभी नाश्ता बनता है तो बनता है, नहीं तो 10-20 रुपया देती हूँ, आप जाओ बेटा वहीं से खर्रो। क्योंकि मेरी बेटी 15 किलोमीटर स्कूल जाती है बस में। बेटी को साइकिल मिला है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? इस साल 11वीं है मैडम। अच्छा, साइकिल मिला है? जी मिला है, लेकिन वो वहाँ से करपाउंड में जाती है, हमारे बकाउंड से 10-15 किलोमीटर है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में तुम ग्रुप मेंबर हो? सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG जी महिला जी स्व सहायता समूह में मैं सदस्य भी हूँ। क्या करते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप में? क्या अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं ना रसोईया भी हूँ, जो बच्चे लोगों का खाना बना जाती हूँ। मात्र 2000 मिलता है, 50 रुपया के लिए ड्यूटी करते हैं हम लोग। कोई बात नहीं जी कोई बात नहीं, काम करते 2000 हमारा मंथली मिलता है हमारा रसोईया का, और जो सरकार की तरफ से मिलता है उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम महीना में 3000 कमाते हैं। चलिए आगे बढ़ो, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाओ लिखाओ और अफसर बनाओ, है ना? जी। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो समाज आगे बढ़ेगा, है ना? ठीक है। इसी बीच अभनपुर से सत्यवती ध्रुव, आप आइए। कोई भी मोबाइल रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, ध्यान रखें इस बात का। माननीय महोदया जी, सादर जय जोहार। जय बड़ादेव, सेवा सेवा। मोर नाम सत्यवती ध्रुव है, मोर गांव का नाम बेंद्री है। महतारी बंधन योजना के पैसा अभी मोला पिछले 8 महीना से 8000 रुपया मिल चुके हैं। और महतारी बंधन पैसा से आज मैं आर्थिक रूप से सक्षम बनत हूँ। सक्षम एकर स्थिति बनत हो, काबर की पहली में अपन पति ऊपर निर्भर रहत रही हूँ। मोर पति अगर खर्चा बर, मोर स्वयं के खर्चा बर अगर कुछ दे देत रही से तो ओकर से ही मैं कुछ खरीदत रही हूँ। पर आज मैं इतना सक्षम हो कि मैं मोर जो भी इच्छा होती मैं अपन मर्जी से पैसा को उपयोग ला कर सकती हूँ। साथ साथ में मोर एक बेटा एक बेटी है बे, तो एक बेटा एक बेटी है, तो मैं बेटी के नाम से मैं सुकन्या खाता खुलवा हूँ। पहली तो मैं हर महीना खाता में ज्यादा पैसा जमा नहीं कर पाती हूँ, 1-2 साल जमा कर पाती हूँ, पर अब मैं कम से कम 500 रुपया ला ओकर खाता में भी जमा करती हूँ। मोर बेटी बेटा पहली छोटे छोटे सामान बार जैसे मम्मी ये ला खरीद के दे करके बोले तो मैं दे नहीं पात रही हूँ, काबर कि मैं दूसरा ऊपर निर्भर रही हूँ, मोर पति ऊपर। पर आज मोला ऐसे लगते है पैसा मिले से कि आज मैं अपन लड़का मन बर भी अपन मर्जी से कुछ कर पावत हूँ। तो जब भी मोला कुछ छोटे मोटे चीज की जरूरत होते, मैं ओला अपन मर्जी से ओकर मतलब अपन पति से बिना पूछे वो पैसा का उपयोग अपन लड़का मन के खुशी बर भी कर सकती हूँ। साथ साथ में मैं मोर पड़ोसी गाँव में जो एक अनाथ लड़का है, ओकर मन के जो मदद है ओला भी एक दो बार करे हो, काबर की ओहू मला ओकर माँ बाप तो नहीं है ना, ओकर माल पैसा नहीं मिला थे, तब मोला ऐसे लगी कि मोर तरफ से भी ओला कुछ सहयोग करना चाहिए, तो ओकर बार भी मैं करे हूँ। और एकर से मोला बहुत खुशी मिलते, काबर की हर गरीब मन ला माँ बाप नसीब नहीं होए। माँ बाप रहते तो हर माँ बाप तो रहते, पर माँ बाप के प्यार नहीं मिल पाए। धन्यवाद। और अब सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। सबसे पहले क्रम पर हम आमंत्रित कर रहे हैं सरगुजा सुपरस्टार आदिवासी कर्मा नर्तक दल डांगबुढ़ा विकासखंड मैनपाट जिला सरगुजा को कर्मा नृत्य के लिए। सरगुजा संभाग के अंतर्गत निवासरत आदिवासियों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कर्मा है, जो हर आदिवासी समूहों द्वारा किया जाता है।
कर्मा नृत्य महिलाओं और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें पारंपरिक वेश। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।